नमस्कार, मैं विद्याराज लक्ष्मी आप सभी दर्शकों का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जीवन में होने वाली बीमारियाँ, उनके कारण, लक्षण एवं निदान के बारे में हमारे यहाँ आए विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी को अवगत कराते रहती हूँ। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस सृष्टि की रचना करने वाली जो हम खुद महिलाएं हैं, उनमें होने वाली आम बीमारियां, लक्षण, कारण, निदान के बारे में बात करूंगी। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, वी ऑल वुमेन्स आर सो मच फोकस ऑन आवर वर्क। हम लोग अपने कार्यों के प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। और महिलाओं में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में शायद लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि गांव में ऐसी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जिनको सजगता की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। तो सबसे पहले मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यंग एज में स्त्री रोग संबंधी किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छे पहलू को छुआ है, क्योंकि किशोर अवस्था की लड़कियों को काफ़ी इग्नोर किया जाता है। देखिए, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ की बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और इसमें जब हार्मोनल असंतुलन के कारण काफ़ी सारी माहवारी की अनियमितताएं आती हैं, यूरिन इन्फेक्शन होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होती हैं, पेरू में दर्द होना, पेल्विक पेन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और ऐसी नाजुक परिस्थितियाँ बच्चियाँ होती हैं कि ये कह भी नहीं पाती हैं। इसके कारण उनके इस शारीरिक समस्याओं के कारण काफ़ी मानसिक समस्याएं भी आती हैं। तो ये सब आती हैं समस्याएं। ओके, जैसा कि मैम आपने बताया माहवारी संबंधी समस्या, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको काफ़ी यंग एज में इसका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और शायद हमें पता नहीं होता कि ये एज सही है या समय के पहले आ गया। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी, इसीलिए क्योंकि आजकल क्या है कि खान पान कभी कभी बहुत अच्छी भी हो रही है, और कुछ लड़कियाँ डाइट कॉन्शियस इतनी हो रही हैं कि खाती ही नहीं, तो एक एनोरेक्सिया करके बीमारी है। तो जो लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं उनको जल्दी आ जाती है माहवारी, और जो खाना बिल्कुल नहीं खाते उन्हें लेट से भी आती है। तो एक उम्र का रेंज है, 9 से 16 साल के भीतर अगर माहवारी आती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर 10 साल की उम्र में माहवारी आती, माएँ एकदम परेशान होकर आती हैं कि मेरी बच्ची को तो बहुत जल्दी आ गया। नहीं, अगर 9 से 16 के अंदर आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 9 से पहले आ गई तो कुछ प्रॉब्लम है, आपको ज़रूर परामर्श लेनी चाहिए। और 16 तक अगर माहवारी नहीं आई तो वो भी गड़बड़ है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए कि क्यों हो रहा है। ओके, तो मैम इसमें जैसे डेज होता है, पीरियड का जो हमारा डेज होता है, जी। तो इसमें भी एज का कुछ क्राइटेरिया होता है? लाइक अगर 9 वर्ष में अगर हम इस माहवारी हमें आती है तो उसका क्या डेज होता है? और उम्र बढ़ने के साथ डेज में कुछ डिफरेंसेस आते हैं या नहीं? नहीं, दिन का अंतर नहीं होता है उम्र से, ठीक है। हर इंसान का हर कुछ अलग होता है, वैसे हर का अपना फिक्स्ड होता है। किसी को 7 दिन आएगा, किसी को 2 दिन आएगा। तो 2 से 7 दिन जो है ये नॉर्मल होता है मासिक होना। और पीरियड का ही बात है, किसी को 22 दिन में आता है, किसी को 30 दिन में, किसी को 35 दिन। तो 21 से 35 दिन के अंदर भीतर महीना आना भी नॉर्मल है। हाँ, लेकिन अगर किसी को 7 दिन हो रहा है और हर दिन बहुत माहवारी, बहुत अधिक प्रवाह हो रहा है, और उसके कारण से उसकी खून की कमी हो रही है, तो फिर ये चिंताजनक है। ओके, और मैम इस दौरान हम लड़कियों को बहुत सारे इंटरनल पेन से भी गुजरना पड़ता है पीरियड के दौरान। जी। तो उसमें दवा यूज करना कहाँ तक बेनिफिशियल होता है? ये इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये मासिक धर्म के समय पेरू में दर्द होना, पेशाब के रास्ते में दर्द होना, ये भी एक नॉर्मल ये है। जिसको भी अंडाशय से, अंडादानी से अंडा फूटता है, 90% लड़कियों को ये दर्द होता है, और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो शुरुआत के समय में जब बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें स्कूल जाना है, अगर वो दर्द की दवा नहीं खाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, स्कूल नहीं, एग्ज़ाम में नहीं दे पाएंगी।
हाँ, हर समय आप दवा नहीं लेंगे, उसका भी उपाय है, जैसे खान पान सुधारना होगा, तैलीय पदार्थ नहीं लेनी होगी, और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से भी ये जो मासिक धर्म का दर्द होता है वो काफ़ी कमता है। मासिक धर्म के समय भी कुछ व्यायाम बताए जाते हैं जो कि करने से काफ़ी वो दर्द कम होता है, बट जस्ट शुरू जब होते हैं उस समय तो बच्चों को समझने और उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो तब तक दवा ले सकते हैं। एक बार वो समझ जाएंगे कैसे खाना खाना है, कैसा व्यायाम करना है, तो धीरे धीरे घट जाएगा और दर्द बर्दाश्त करने का स्टेमिना भी बढ़ जाता है। ओके, तो क्या इस दौरान एक्सरसाइज करना सही है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो महसूस करी वो कर सकती है तो ऐसा कोई मना नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं। वो एक्सरसाइज अलग होती है, खास उस समय के लिए अलग एक्सरसाइज होती हैं। वो आपको जो हमारी सोशल मीडिया आजकल इतनी हेल्पफुल हो गई हैं, आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिलेंगे और अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। ओके, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि जो लड़कियों में माहवारी शुरुआत होने की जो उम्र होती है वो 9 से 16 वर्ष की आयु होती है। अगर इससे पहले आए, अर्थात 9 साल के पहले आए या 16 साल तक नहीं आए, 16 साल के बाद आए, तो ये हमारे मतलब हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती है। लेकिन अगर 9 से 16 साल के बीच में आती हैं तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो अभी इसी टर्म में मैम आपने एक वर्ड यूज किया वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज, देखिए इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा बनाया हुआ जो वेजाइना ईश्वर का दिया हुआ है वो एक ओपन ट्यूब के समान है। उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सिक्रीशंस या स्राव आती है और ये बाहर की तरफ निकलती है। ये नॉर्मल होती है और इसमें थोड़ा सा ये विज्ञान जानना है कि जो हमारी माहवारी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें माहवारी से 10वें से 20वें दिन के बीच में एक अंडादानी से अंडा निकलता है जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके एक हफ्ता इधर उधर जो ये डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिल्कुल पानी जैसा, ऐसा लगता है अंडे की जो वाइट होती है, एग वाइट होती है, वैसे निकलती है और ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। बट अक्सर युवतियों को, महिलाओं को ये दिमाग में होता है कि मुझे डिस्चार्ज हो है, मुझे कोई बीमारी मतलब कैंसर ही हो गया। गूगल में सर्च डालेंगी, देखेंगी डिस्चार्ज मतलब कैंसर, और इस कारण से वो इतनी मानसिक पीड़ा से सफ़र करती हैं कि वेट भी घटने लगती, सोच के वजन घटा देती। डिस्चार्ज से कभी वजन नहीं घटता है। हाँ, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ आपको योनि अंग में सूजन है, नोचनी है, लालपन आ गया है या बहुत गाढ़े रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये संक्रमण के लक्षण है। आपको जाके डॉक्टर से जरूर परामर्श करनी चाहिए कि वो किस तरह का संक्रमण है और इसका इलाज डॉक्टर करेंगे। अदरवाइज बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि पूरे दिन अगर कोई लंबे सफर पे जा रही है या बहुत सारा काम कर रही है, इन दैट केस भी ये होता है। बिल्कुल, ज्यादा देर तक स्ट्रेनस वर्क करने से भी डिस्चार्ज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब आज की महिलाएं जो ये सोच रही है कि ये डिजीज है, ये नहीं। बहुत ही, मैंने कहा कि उसके साथ अगर कुछ और जैसे नोचनी है, सूजन है, लालपन है या बहुत गाढ़ा या स्मेल आ रही है, गंदी महक आ रही है, तो वो संक्रमण के लक्षण है। तब आपको जरूर परामर्श लेनी चाहिए, तब इग्नोर नहीं करें। ओके, मतलब ये नॉर्मल सिम्टम्स है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, शक है, तो आप परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर बता देंगे ये नॉर्मल है या कोई इन्फेक्शन। मैम, आजकल मार्केट में बहुत तरह के केमिकल से बने प्रोडक्ट हैं जो सलाह दिए जाते हैं कि यूज कीजिए, इससे मतलब हम अपने विजाइना के एरिया को साफ रख सकते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, स्वच्छता रखना तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ हर महिला को ये जाननी चाहिए कि हमारे वजाइना में कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं जो कि बुरे कीटाणु को विकसित होने से बचाते हैं। अगर हम ये सिंथेटिक वेजाइनल वॉश जो आए हैं मार्केट में वो इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे कीटाणु भी मर जाते हैं, तो फिर नेचुरल है कि बुरे कीटाणु विकसित होंगे, आपको संक्रमण होगा, आपको इन्फेक्शन होगा। नॉर्मल रोज़मर्रे के इस्तेमाल में आप ठंडे पानी से इस्तेमाल कीजिए और कोई शैम्पू, डेटॉल, सैवलॉन, कोई वॉश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी डॉक्टर से परामर्श ली, किसी कारणवश उन्होंने ऐसा परामर्श दिया, वो कुछ सोच के इन्फेक्शन के कारण, तो आप कर सकते, बट रोज़मर्रे के इस्तेमाल में कभी वॉश नहीं यूज़ करनी। ठंडे पानी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो कई बार सलाह ये भी दिया जाता है मैम कि आप सिर्ज बाथ यूज कर सकती हैं, जैसे गर्म पानी का, तो वो क्या है मैम? देखिए, अगर आप नॉर्मल है, सिड्स बाथ का इस्तेमाल कहीं और किया जाता है, जैसे बवासीर हो जाती है तब दी जाती। वजाइनल डिस्चार्ज और इसके लिए सिड्स बाथ का कोई मतलब, आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे फिर वही बात हुई, अच्छे बैक्टीरिया, आपके कीटाणु मर जाएंगे। वहाँ के आप जो नॉर्मल
वातावरण को क्यों डिस्टर्ब करना है। ओके, मतलब नॉर्मल केस में हमें सीड्स बात का यूज बिल्कुल भी ठंडा नहीं पानी करना। सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि गर्म मौसम में अगर आप नॉर्मल बॉडी के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करती तो इस चीज़ की सावधानी लेनी है कि नीचे गुप्तांग में गर्म पानी न जाए, नहीं तो आपको अक्सर देखने को मिलता है कि सर्दी के मौसम में इनको इन्फेक्शन महिलाओं को बहुत होती, क्योंकि वो गर्म पानी से अपने अच्छे कीटाणु को मार देती हैं। ये बहुत ही रोचक जानकारी थी, क्योंकि जनरली बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा भी हमें ऐसा सलाह दिया गया पहले भी कि हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द क्लीनिंग ऑफ आवर विजाइना। बट जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे सही तरीका है आप ठंडे पानी से स्नान कीजिए और किसी भी तरह के मार्केट प्रोडक्ट्स का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे वो वी वॉश हो या किसी अन्य तरह का कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था कि आजकल महिलाओं में सर्विक्स कैंसर की समस्याएं भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, सर्वाइकल या सर्विक्स जिसको कहते हैं वो बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं, और ये जानने की ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे भारतवर्ष में इतना सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। यहाँ तक कि ये आंकड़े हैं कि हर 5 मिनट में एक महिला कैंसर सर्विक्स की से मौत हो रही है, और पूरी दुनिया भर की जो कैंसर सर्विक्स है उसकी 25% भारतीय महिला कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये समझ सकते हैं समस्या कितनी बड़ी है, ये बहुत दुखद बात है। और लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे कैंसर सर्विक्स के लिए टीका है, जो कि पिछले काफ़ी 10-12 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है, अभी भी जागरूकता बहुत कम है। तो आप जानना चाहेंगे तो मैं बता सकती हूँ। यस मैम, तो ये टीकाकरण जो है ये हमारे मार्केट में अभी सर्वैरिक्स या गार्डासिल के नाम से मिलती है, ये हमारे लोकल सेंटर्स में मिलती हैं, और इसके देने का सबसे सही उम्र है 9 से 14 साल, क्योंकि ये एक वायरस से कैंसर सर्विक्स होता है, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, और ये वायरस यौन संबंध से फैलता है। तो ये संभवता की जाती है कि 14 वर्ष के बाद यौन संबंध शुरू हो जाए, इसीलिए ये उम्र को सबसे प्रभावकारी माना गया है टीका के लिए, 9 से 14 साल। लेकिन 15 वर्ष की उम्र के बाद भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उस समय तक शायद यौन संबंध शुरू हो जाती है तो ये HPV वायरल इन्फेक्शन आ चुकी होगी, इसलिए टीकाकरण की प्रभावकारिता जो होती है वो 100% नहीं होगी, लेकिन शून्य तो नहीं होगी, देने में कोई हर्ज नहीं है। 9 से 14 साल की उम्र में ये टीका 2 दी जाती है, जिस दिन दिए उसके 6 महीने बाद, कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 15 साल की उम्र के बाद 3 डोज पड़ती है, एक पड़ी 2 महीने के बाद, फिर 6 महीने बाद। ओके, तो इसके सिम्टम्स हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चेदानी के कैंसर या कैंसर सर्विक्स के सिम्टम ऐसे होते हैं कि ये सबसे दुख की बात है कि अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम ही नहीं पता चलता है, बहुत लेट स्टेज में आते हैं, जब जैसे माहवारी में ज़्यादा खून गिरना, या फिर माहवारी के बीच में खून गिरना, पति पत्नी जब साथ रहते हैं उस समय ब्लीडिंग होनी, या फिर धात गिरना जिसके साथ स्मेल हो, या धात के साथ ब्लड आना, ये सारे लक्षण आते हैं। बट ये तब तक आते हैं जब तक थोड़ा आगे बढ़ जाता है बीमारी, इसीलिए इसका स्क्रीनिंग भी होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या अभी वर्तमान समय में इसका इलाज संभव है? इलाज तो संभव है, लेकिन इलाज होने तक क्यों आए, जब हमारे भी इस समय में स्क्रीनिंग है, तो स्क्रीनिंग पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसकी स्क्रीनिंग एक पैप्समेयर करके कहते हैं, ये बच्चेदानी का जो सर्विक्स होता है उसके पानी के जांच हम कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या इवन नर्स लोग निकालती हैं। उसकी वहाँ पे कोशिकाओं की जांच होती, क्या ये कोशिका आगे चलकर बच्चेदानी के कैंसर में बदलेगी, ये देखने के लिए वो जांच होती है। और उस जांच में हम लोग कहते हैं कि 30 से 65 साल के बीच में हर महिला को जिसको कोई तकलीफ नहीं हो, एज अ स्क्रीनिंग हर 3 साल में ये जांच करानी है। अगर 3 जांच सही आए, कुछ वैसा नहीं आए कि कोशिका आगे बढ़ के बदल सकती हैं, तो आप फ्री हैं, आपको कैंसर सर्विक्स नहीं होगा। ओके, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि 9 से 14 साल का जो बीच का आयु होता है उसमें ये टीका दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि हम सभी महिलाओं को ये टीका ले लेना चाहिए? बिल्कुल, आप 75 साल की भी हैं तो आपको टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो 100% जो उसकी प्रभावकारिता है वो घट जाएगी, क्योंकि हो सकता अभी तक आप उस वायरस इन्फेक्शन से हो चुका होगा अंदर, तो इसलिए, लेकिन लेने में हर्ज नहीं है, कितना परसेंटेज होगा वो तो। ओके,
मैम एक पीसीओडी नामक भी बीमारी आजकल बहुत सुनने में आ रही है, ये क्या है मैम? ये हमारी नए टेक्निकल युग की उपहार है हमें जो मिली है। ओके। पीसीओडी, जिसका पूरा आप फुल कहने के लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम कहते हैं। थोड़ा सा इसमें ये जानना है कि हर महिला को महीनवारी होने से 10वें से 20वें दिन के बीच में अंडाशय में छोटे 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 पानी के फोके, जिसको सिस्ट कहते हैं, सभी को होते हैं। ये सिस्ट में से एक सिस्ट बड़ा होके फूटता है, उससे एक अंडा निकलता है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ओव्यूलेशन कहते हैं। इस ओव्यूलेशन के ठीक 14 दिन बाद हर औरत को महीनवारी आती है। तो ये महिलाएं जिनको हम लोग कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस है, उन्हें क्या होता है, उनमें हार्मोनल असंतुलन के कारण ये जो एक अंडा सिस्ट बड़ा होके अंडा रिलीज करता वो नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स वो लेवल के नहीं होते, अंडा रिलीज नहीं होता, जिसके कारण से महीनवारी जो है वो वक्त पे नहीं आती है, या तो विलंब होके आएगी या जल्दी आ सकती है, या महीनवारी के बीच में। तो माहवारी की ये शिकायतें आती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हार्मोनल असंतुलन है, तो चेहरे पे मुहासे होना, अनचाहे बाल होना, बालों का गिरना, मोटापा होना, ये सारे इस पीसीओएस सिंड्रोम में ही आते हैं। अल्ट्रासाउंड होगा तो क्योंकि छोटे छोटे सिस्ट बन के रह जाते हैं, कोई भी फूटता नहीं है, तो उसको कहते हैं पर्ल नेक अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड में, यानी कि मोती के हार जैसे अल्ट्रासाउंड में अंडाशय में दिखाई देता है। तो यही इसी को पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। ओके। और मैम एक और बीमारी है जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जनरली ये यंग एज की लड़कियों को हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो यंग गर्ल्स को होती हैं, और जब वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटल प्रेशर होता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो वो थोड़ा मानसिक तौर पे भी शायद शर्म महसूस करती है। तो ये एक बीमारी है मैम, बार्थोलिन सिस्ट। जी जी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, क्या ये इसका उपचार करने के बाद ये दोबारा भी हो सकता है, ये क्या है? बार्थोलिन सिस्ट एक्चुअली हमारे नीचे यून वेजाइना के कुछ ग्लैंड की सूजन हो जाती है, ठीक है। सिस्ट होता है मतलब पहले पानी का फोका बनता है, पानी का फोका बनता है, वो दर्द काफ़ी करता है, लेकिन जब उसमें मवाद भर जाता है, जो अगर सिस्ट बनी है तो कभी कभी ना कभी उसमें इन्फेक्शन होनी ही है अगर हो गई है तो, और वो इतना दर्दनाक होता है, वो दर्द की कुछ कहने का नहीं। दर्द होते होते वो सिस्ट बड़ा होगा, फूट जाएगा। जब वो फूटता है तब वो अगर हमारे पास आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने ठीक बोला, ये बार बार होती है। अगर फूट गया तो उसमें इलाज हो नहीं पाता, हम दवाई दे के भेज देंगे, वो फिर होगा। तो इसके लिए जब उन्हें महसूस होता है कि कोई गोला नीचे है, उसी समय डॉक्टर से आके परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि इसका दवाई कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना होता है। छोटा ऑपरेशन, कोई बहुत डरने की बात नहीं है, वो पूरे सिस्ट को हटा दी जाती है। इसके ऑपरेशन को हम लोग मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं, और इसका ये खास ऑपरेशन है, उसमें हटा के हम लोग बांध देते हैं ताकि वो वापस कभी, एक बार अच्छी ऑपरेशन हुई वो कभी नहीं वापस होगी, लेकिन जो फूटने के लिए इंतज़ार करते हैं उन्हें बार बार होगी, और ये बहुत दर्दनाक होती है। मतलब इसका उपचार ऑपरेशन ही है? वो छोटा सा ऑपरेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है। उस छोटे से ऑपरेशन आप इतने बड़े दर्द से बच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खराब है, ये बार बार होती है। ओके। और मैम एक और चीज़ है जो महिलाओं में होती हैं, वो है फाइब्रॉयड। ये क्या है मैम? जी, फाइब्रॉयड एक गांठ होती है जो गर्भाशय में होती है, और ये किसी उम्र में हो सकती है। ये अक्सर किसी को किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गए, पता चला पड़ा हुआ है, हो सकता है वो कोई भी ऐसा तकलीफ़ ना दे, लेकिन जब ये तकलीफ़ देता है तो ये महीनवारी में अधिक रक्तचाप प्रवाह होना, महीना में दर्द होना, महीना के बीच में रक्त होना, बहुत जल्दी जल्दी महीनवारी होना, इस तरह की शिकायतों के साथ आ सकती हैं महिलाएं। और जब देखा जाता है तो पता चलता है गांठ है, या फिर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, यही इसी को फाइब्रॉयड कहते हैं। ओके। तो जनरली पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा असंतुलन है तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैम कभी कभी किसी लड़कियों का सुनते हैं कि 1 महीना 2 महीना पीरियड नहीं आया, फिर नेक्स्ट मंथ में वो आ गया, तो उस केस में बहुत सारी लड़कियां इसको इग्नोर भी करती हैं, तो ये कहाँ तक सही है फिर? देखिए, अगर एक पैटर्न पकड़ लिया है हर वक्त, अब साल में कभी क्या होता है, बहुत बार हमारा जो मासिक है, पीरियड्स है, वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है,
वो एक केबल वायर जैसा ब्रेन और हमारे गर्भाशय और अंडाशय के वो। तो कभी कभी स्ट्रेस है, घर में कोई पार्टी फंक्शन हो गई, तो इस कारण स्ट्रेस से कभी कभी माहवारी रुक सकती है। अब साल में 2 साल में एक बार रुक गई तो उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना, लेकिन हाँ ये हर 2 महीने में रुक रही है, एक पैटर्न सा पकड़ लिया है, हर साल ऐसा 3-4 बार हो गया है, तब तो फिर कुछ दिक्कत है, आपको मिलना चाहिए, आपको जांच करानी चाहिए। ओके मैम, जैसे अभी आप फाइब्रॉइड के बारे में बताएं कि गांठें बन जाती हैं, जी। तो क्या जो भी गांठ होती है उन सब का इलाज है, संभव है? ये बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि गांठ अगर दिख गया तो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो गांठ, देखिए गांठ की इलाज तभी करनी है जब वो तकलीफ दे रहा है। तकलीफ में जैसे मैंने कहा था, माहवारी की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, या पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपके आम दिन के जीवन में वो तकलीफ दे रहा है, या फिर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो गांठ जैसा, ट्यूमर जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, तब आपको उपचार कराना ज़रूरी है। ओके मैम, एक बीमारी है या इसको एक सिचुएशन बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी, तो ये क्या है मैम? हिस्टेक्टोमी बचदानी को शरीर से हटाने के ऑपरेशन को बोलते हैं। ओके। तो उसके बारे में क्या मतलब जानना क्या चाहिएगा? ओके मैम, तो अभी एक और जो महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं मैम, वो है मोटापा। जैसे जनरली क्या होता है कि हमारी जो आम जीवन शैली होती है, खासकर हम जो यंगस्टर हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो हमारा थोड़ा खाने पीने का भी संतुलन सही नहीं रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, थोड़ा हेल्दी हो गया है आदमी, बट अभी ऐसा टाइम हो गया है कि काम, अगर हम बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, लगता है बस हम चुपचाप सोए रहे हैं, हम कोई काम नहीं करें पूरे दिन, कोई काम नहीं करने के बाद भी। बिल्कुल। तो ये क्या किसी बीमारी का संकेत है? देखिए, मोटापा तो सही में एक बड़ी सी बीमारी हो गई है, क्योंकि मोटापा के साथ बहुत सारी और बीमारियां, बहुत लंबा ये हो जाएगा डिस्कशन। उसके साथ ब्लड प्रेशर है, उसके साथ एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकती है मोटापा को इतना हल्के से नहीं इंसान को लेना चाहिए। और आपने सच कहा, जो आजकल की भाग दौड़ की जीवन हो गई है, सुबह 6 बजे लोग उठते हैं, रात घर 9 बजे लौटते हैं, तो आप कहाँ सोचते हैं कि वो व्यायाम करेंगे, कहाँ सोचते हैं कि आप क्या करें। लेकिन अब जब यही जीवन शैली हो गई है तो हमें तो कोई एक मार्ग निकालनी होगी। व्यायाम और सही खाना खाना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इसी भाग दौड़ के जीवन में किसी तरीके से तो वक्त निकालनी होगी। ओके, तो जैसे मैम आप मोटापे को आप जैसे बता दी, ये कैंसर का भी कारण बन सकता है, तो ये तो बहुत डराने वाली बात हो जाएगी। होती है, उसको में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी कहते हैं, और डायबिटीज, ये तीनों मिल के बाद में एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज कर सकती है। तो इसलिए मोटापा को इतने हल्के से नहीं ले। एक तो यहाँ पे एक शुरुआत से लड़कियों को कभी बहुत सजग नहीं, खाते पीते घर की हो, अच्छा लग रहा, ये एक पहले से कॉन्शियसनेस बनाया जाता है। शुरू से अगर अलर्ट किया जाए तो शायद इतना मोटापा बने ही नहीं। ना, तो ये तो ध्यान देना, मोटापा एक सही में बड़ी बीमारी बन गई। तो जैसे मैम मोटापा में होता क्या है, जैसे महिलाओं में, जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे थायराइड जो डिजीज है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि बॉडी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक में आदमी पतला हो जाता है जनरली, जो हम जानते हैं आम जनजीवन, और एक होता है कि वो आदमी मोटा हो जाता है, जनरली ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें हम क्या मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि हाँ ये थायराइड है या नॉर्मल वी आर हेल्दी? देखिए, ऐसा नहीं है कि थायराइड के कारण मोटापा ही होता है, नॉर्मल वेट के भी थायराइड होते हैं, पतले दुबले भी हाइपोथायराइड होते हैं। सिर्फ 10% लोग में थायराइड होने का मोटापा होता है, और वो भी अगर आपका पता चल गया है कि आपको थायराइड है, आप अगर उसकी दवा ले रही हैं और आपका थायराइड कंट्रोल है, तो अगर उसके कारण मोटापा होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अक्सर महिलाएं उसको एक बहाना बना लेते हैं, मुझे तो थायराइड है, मैं दवा खा रही हूँ इसलिए मैं मोटी हूँ। नहीं, अगर थायराइड था, हो सकता है 10% में आप आए उसके कारण मोटा, लेकिन उसमें स्वेलिंग होती है, एक्चुअली सूजन होती है। तो आप जब थायराइड की दवा एक समय से खा रहे हैं, 6 महीना हो गया, और थायराइड बिल्कुल आपका कंट्रोल में है, तो मोटापा उसके कारण नहीं है। मोटापा देखिए महिलाओं में, जैसे ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी तो की है ना। जब प्यूबर्टी आती है तो महिलाओं के नीचे पोर्शन में फैट जमा होता है, वो एक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, जहाँ वहीं पे मेल लोग को टेस्टोस्टेरोन होता है जिसके कारण मसल मास डेवलप करता है। तो उल्टा तो हमारा ही है। तो प्रकृति ने हमें फैट दिया है, बट जितना दिया उससे ज़्यादा भी हम गेन कर लेते हैं, क्योंकि
थोड़ा सा आजकल की जो जीवन शैली, पहले लोग नहाने के लिए भी कुएं तक दौड़ के जाते थे, पहले ना मिक्सी थी, ना वॉशिंग मशीन थी, सिलौट पे लोग करते थे, कपड़े धोते थे, तो हमारा शरीर बना था चलने के लिए। तो अब तो बच्चे भी स्कूल से आते हैं आईफोन लेके बैठ जाते हैं, ना कोई खेलने की प्लेग्राउंड है, ना स्कूल में खेल। तो ये सारी हमारी जीवन शैली की उपहार है और कुछ नहीं है। ओके मैम ने बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हमें दी हैं और अभी हम चर्चा हमारी चल ही रही है। जैसा कि मैम ने बताया कि जो थायराइड है ये सिर्फ हम महिलाएं जो बोलते हैं कि अरे हमें तो थायराइड है इसलिए हम मोटे हैं, तो ये बोल के कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रही हैं। मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ कि ये बोल के आप अपने आप से झूठ बोल रही हैं। आप उसका दवाई खाइए, उसको ठीक कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा तभी आप अपने परिवार की समुचित देखभाल कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है मैम, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था हिस्टेक्टोमी, जी। तो ये निकालने की स्थिति कब आती है? जैसे बच्चेदानी निकालने की स्थिति कब आती है? बच्चेदानी निकालने की अब तो परिस्थिति कम हो गई, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ आ गई हैं, इतने अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव सर्जरीज हो गए हैं जिसमें यूट्रस हटाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, जैसे हमने बात की कैंसर सर्विक्स के, अब किसी को अर्ली स्टेज कैंसर है या उसके ठीक पहले वाला स्टेज है, तो उसमें तो हिस्टेक्टमी करना जायज़ है, करना ही पड़ेगा, उम्र देखते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर है तो उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते, तो वो तो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो गया। अब जैसे हमने बात की गांठ की, फाइब्रॉइड की, अब फाइब्रॉइड है और उनकी उम्र 40 के ऊपर है और वो इतना ज़्यादा उनको महीना हो रहा है कि खून घट घट के 6 ग्राम 4 ग्राम हो जा रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में तो इमरजेंसी में करनी ही पड़ती है। ठीक है, हो गई। एक और परिस्थिति होती है एडिनोमायोसिस, ये भी एक गांठ की ही परिस्थिति होती है। इसमें भी फाइब्रॉइड की तरह ही मासिक में दर्द होना, बहुत खून गिरना, इसकी भी दवाएं हैं। लेकिन अब दवा खा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य इतना गिरते जा रहा है कि मैं पूरे दिन बेड पे ही रह रही हूँ, तो फिर उसके लिए तो फिर उम्र अगर हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो गई 40 वर्ष से, तो हिस्टेक्टमी करनी ही पड़ेगी। ओके आशा करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को, खासकर हमारी महिला दर्शकों को आज का प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा और आगे जाकर वो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जो भी चीज़ें सीखी होंगी उसको फॉलो करने का भी कोशिश करेंगी। अंतिम में मैं मैम एक मैसेज हमारी देश की महिलाओं के लिए जाते जाते मैं यही कहूँगी, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप वक्त पे सोएं, वक्त पे सोने से पहले मोबाइल को 2 घंटा अपने अलमीरे में बंद कर दिए यहाँ तक, और सुबह उठें, थोड़ा व्यायाम किए और अपने उम्र के हिसाब से पौष्टिक भोजन खाएं। इतना करने से शायद हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हैं। ऊपर वाला, फिर हमारा शरीर तो एक मशीन ही है, जो आना होगा आएगा, लेकिन हम अपने तरफ से तो इतना कर सकते हैं, अपने शरीर को इतना तो गिफ्ट कर सकते हैं। एक अनुशासित जीवन ले, एक व्यायाम और पौष्टिक भोजन जरूर पालन करें। शायद ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत, और खुद के लिए समय निकालें। परिवार के साथ साथ अगर आप ठीक हैं तभी आपका परिवार ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतनी रोचक जानकारियां हम सभी से साझा करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूं कि आप हमारे प्रोग्राम से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहती हूं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, देन फर्स्टली यू विल नीड टू बी हेल्दी। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।